जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू यूपी सेटर एक्शन। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सिविल सर्विस 2024 की आंसर की विद द सोर्सेज। जैसे कि हमने सीडीएसई के एग्जाम की, एनडीए के एग्जाम की आंसर की इसको रिलीज किया था, उसी तरीके से आज सिविल सर्विस के एग्जाम के आंसर की विद द सोर्सेज मैं आपके सामने रखूंगा। और वहां पे कुछ क्वेश्चंस को विद लॉजिक भी समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस सिविल सर्विस ने इस बार पूछे। पहली बात तो जो इस साल का पेपर था वो भाई 2017 से लेकर और 2023 तक का जो आपका पूरा टाइम था, जहाँ पे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस दे रहा था यूपीएससी, उस चीज को क्या कर दिया यूपीएससी ने, खत्म कर दिया है। तो ज्यादा देर ना करते हुए पहले ही क्वेश्चन पर अगर हम नजर करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फेरेंसेस फ्रॉम द आइसोथर्म्स मैप इन मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के मंथ में जो आइसोथर्म्स होते हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस चीज को हमको बताना है। आइसोथर्म्स डेविएट कर जाते हैं टुवार्ड द नॉर्थ ओवर द ओशियन और साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हो गई, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गई, इनकी वजह से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जो आइसोथर्म्स होते हैं वो बेंड कर जाते हैं टुवार्ड दी। पहली बात तो समझना ये बहुत जरूरी है, व्हाट इज आइसोथर्म्स, व्हाट इज आइसोबार्स, व्हाट इज आइसोहेलाइन, बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ टर्म हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी मल्टीपल टाइम कि आइसोहेलाइन क्या है, आइसोबार्स क्या है, आइसोथर्म्स क्या है। द लाइन्स जॉइनिंग हैविंग, द लाइन जो ज्वाइन करती है प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर तो आइसोथर्म्स होगा, इक्वल प्रेशर तो आइसोबार्स होगा, और इक्वल सैलिनिटी तो आइसोहेल होगा। यानी कि ऐसी लाइन जो, बाय द वे, यहाँ पर कोई प्लेस है और यहाँ पर कोई प्लेस है, यहाँ पर कोई प्लेस है, एक प्लेस यहाँ पर है, ऑल द प्लेसेस हैव इक्वल टेम्परेचर, देन ये वेरी नहीं करेगा कि वो प्लेस कौन से लैटिट्यूड पर है। दिस लाइन इज नोन एज द आइसोथर्म्स। ठीक है ना। इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ लैटिट्यूड। हो सकता है कि गुजरात में कोई भी सिटी, अगर अहमदाबाद का टेम्परेचर अगर आगरा के और सिक्किम के बराबर जाता है तो वो लाइन कुछ भी हो सकती है, ऊपर की तरफ डेविएट भी कर सकती है। ठीक है ना। तो ये इस चीज को बोल रहा है कि आज तुम डेविएट टुवर्ड द नॉर्थ ओवर द ओशियन, साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। भाई ये लाइन आपको सीधी सीधी 11th क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिलती है। 11th क्लास एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 9। In January, isotherms deviate to the north over the ocean and south over the continent. Because ओशियंस का क्या होता है कि जुलाई के महीने तक और जितना भी टाइम होता है समर सीजन का, उस टाइम पे वो इतने हीटअप हो चुके होते हैं कि जनवरी के टाइम में क्या होता है, वाटर क्या हो जाता है, गर्म रहता है, लेकिन जो लैंड होती है वो क्या होता है, कोल्ड होता है। तो उस वजह से जो वाटर में जैसे ही वो आइसोथर्म जाते हैं वो ऊपर की तरफ क्या कर जाते हैं, बेंड कर जाते हैं, डेविएट टुवर्ड दी। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट लाइक गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। एक्चुअली यहाँ पर गलती कर दी इन्होंने, दैट दीज आर वार्म ओशियन करंट, नॉट आर दी कोल्ड ओशियन करंट। This statement was wrong. The first statement was correct. Only one is the answer of this question. Come to the next question. Consider the following pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compounds, sulfur compounds. How many above are product of volcanic eruption? हालांकि नॉर्मली आप यहाँ पे बता दोगे कि पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ये तो निकलते ही निकलते हैं। अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो ये सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3। आप देख पाओ, द मटेरियल that reaches the ground including the lava flows, pyroclastic debris, volcanic bombs, dust, gases as nitrogen compounds and sulfur compounds and the minor amount of chlorine, hydrogen and argon. So all four is the answer for this question. Come to this question, ये question आया है 11th class physical geography and chapter 8। यहाँ पे दिया थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। सेकंड, एट द इक्वेटर heat is transported to the great height by strong conventional current। ये भी स्टेटमेंट आपको सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। द ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर
फिर यहाँ से स्टार्ट होता है कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर ग्रेटेस्ट है एट द इक्वेटर पर। क्यों? क्योंकि हीट वहां पर ट्रांसपोर्ट होती है टू द ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स के द्वारा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट इसका क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट फर्स्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंसुलेशन वाले चैप्टर से ही मिलेगा, 9th चैप्टर, जो भी प्रीवियसली आइसोथर्म्स वाला क्वेश्चन जहां से आया था, और 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी से। कि एटमॉस्फेयर हीट कर जाता है मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सेकंड क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर गुड एब्जॉर्बर है ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन के। एक्चुअली में यहाँ पर जितना मुझे लगता है एटमॉस्फेयर हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होना चाहिए। बिकॉज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मीन्स जो अर्थ रेडिएट करती है, जो हीट इंसुलेशन के थ्रू आई है उसको ऊपर की तरफ रेडिएट करती है, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल वार्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है। आई थिंक इसको इसका होना चाहिए था कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। Come to the next question. Which of the following countries are well known are two largest cocoa producer in the world? पहली बात, वैसे इसका मैंने सोर्स ढूंढने की कोशिश की, इसका सीधा सोर्स तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टैटिक क्वेश्चन है, जैसे आप ऐसे क्वेश्चंस को लुसेंट जैसी बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर कौन है, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर कौन है, शुगर केन प्रोड्यूसर कौन है। तो यहाँ पे वैसे आंसर क्वांटिटी आइवरी और घाना है। लेकिन अगर मैं इसके सोर्स की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखना कि फ्रेंच ने एस्टेब्लिश किया था कोको एंड कॉफी प्लांटेशन इन द वेस्ट अफ्रीका। ये आपको देखने को मिलेगा क्लास 12th की एनसीईआरटी से, क्लास 12th की ज्योग्राफी से, ठीक है ना। वहां पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। वेस्ट अफ्रीका में फ्रेंच एस्टेब्लिश ने किया था। अब अगर मैं वेस्ट अफ्रीका की कंट्री देखूँ तो अल्जीरिया एंड मोरक्को, दीज आर फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका। If I talking about Botswana and Namibia, these are also from southwest countries. Ponta de Ivory and Ghana, these are the West Africa से, और मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को सिर्फ दो ही कंट्रीज फुलफिल करती हैं कि फ्रेंच ने एस्टेब्लिश किया था कोको एंड कॉफी प्लांटेशन इन द वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स। ग्राउंडनट हो गया, हॉर्स ग्रेम हो गया, सोयाबीन हो गया। हाउ मेनी ऑफ अबव बिलोंग टू द पी फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है? पहली बात तो हॉर्स ग्राम को देखते ही आप हटा दोगे, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द लेंटिल्स। ठीक है दोस्त, दाल से, हॉर्स ग्राम दालों से क्या है, कनेक्ट करता है। दूसरा आता है आपका ग्राउंड नट। ग्राउंड नट क्या होता है, ऑयल सीड होता है, नॉट पी। यहाँ पर सोयाबीन इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ऑफ बिलोंग टू द पी फैमिली, ओनली। This question was come from the class 6th NCERT। हालांकि इजी क्वेश्चन, क्लास 6 के एनसीईआरटी में इसका सीधा सीधा क्या मिलता है, सोर्स देखने को मिलता है। On June 21 every year which of the following latitude experiences sunlight more than 12 hours? पहली बात तो आपको इतना जानना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि जून 21 को होता है हमारा समर सॉल्स्टिस। और समर सॉल्स्टिस वाले दिन जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, नदर्न हेमिस्फेयर लीन होता है टुवार्ड द सन। अब लीन अगर टुवार्ड द सन होता है तो आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दीज आर इन फ्रंट ऑफ सन रेज। सनरेज ओवरहेड करती हैं ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और पोल पर भी अच्छा खासा सनलाइट आपको देखने को मिलती है, नॉर्थ पोल पर, ठीक है ना, जबकि साउथ पोल इस टाइम पे डार्क में चला जाता है। जब समर सॉल्स्टिस होता है तो डे इज लॉन्गर देन द नाइट, डे लॉन्गर होते हैं नाइट के टाइम, नाइट की बजाय। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
डे लॉन्गर होते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या होते हैं, डेज लॉन्गर होते हैं रेदर देन द नाइट। आर्कटिक सर्कल तो पूरे दिन ऑलमोस्ट ऑल टाइम क्या होता है वहाँ पर, डे ही होता है, ठीक है। नॉर्दर्न, तो आर 2 and 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये 12th चैप्टर से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इनमें से कौन से टाइप का क्लाइमेट है जो एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर्स का लो है, प्रेसिपिटेशन होती है थ्रू आउट द ईयर, और प्रेसिपिटेशन वेरीज करता है बिटवीन द 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। यहाँ सीधी सीधी आपको लाइन देखने को मिल जाएगी कि एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर आर स्मॉल, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होता है, प्रेसिपिटेशन वेरीज करता है फ्रॉम 50 टू 250 सेंटीमीटर। सो मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट इसका क्लियर आंसर, ठीक है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट को आप ऐसे ही हटा सकते थे बिकॉज इट कम्स बिटवीन 200 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तक बारिश उसकी जाती नहीं, 200 से ऊपर ही रहती है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ये प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है। तो कुछ कुछ कमियां हैं इनमें, इनकी सारे स्टेटमेंट को फुलफिल कौन कर रहा है, मरीन वेस्ट कोस्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम 11th क्लास एंड चैप्टर 11, जहाँ पे क्लाउड्स के बारे में और वाटर वेपर्स के बारे में समझाएगा। वाटर वेपर इट इज ए गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विद द अल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे और ये वाटर वेपर क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो आप सीधे सीधे देख पाओगे वाटर वेपर इज आल्सो वेरिएबल गैस इन एटमॉस्फेयर व्हिच डिक्रीज विद द अल्टीट्यूड, जो अल्टीट्यूड के साथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स, पोल्स पे सबसे ज्यादा है जबकि इक्वेटर पर कम है। यहाँ देखेंगे वाटर वेपर आल्सो डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये कह रहा है इट परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स, यहाँ पे बोल रहा है वाटर वेपर्स आल्सो डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड दी पोल, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं इक्वेटर से, वाटर वेपर क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट शुड इनकरेक्ट, ओनली वन ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Come to the next question. One of the following region has the world's largest tropical peatland, which holds about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuels. इसमें एक चीज यहाँ पर आपको नजर करनी चाहिए कि सीडीएस ने 2023 में कॉन्गो बेसिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। तो यू हैव टू रिमेम्बर अबाउट द कॉन्गो बेसिन के बारे में आपको पढ़ा होना चाहिए। सॉरी, नॉट इन सीडीएस, बस कमिंग फ्रॉम सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023। तो अगर कॉन्गो बेसिन के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, क्योंकि ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है वर्ल्ड का, विच होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन। हालांकि इसके साथ साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने भी इसकी रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें कहा था कॉन्गो बेसिन इज होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड अलोंग विद ब्राजील एंड इंडोनेशिया, और Congo Basin stores around 29 billion tons of the carbon, approximately equivalent to the 3 years worth of global greenhouse gas emission। तो सीधा सीधा यहाँ से पूरी लाइन से आगे दे रही है कॉन्गो बेसिन, इसका करेक्ट आंसर। Come to the next question. The correlation force, which of the following statement is are correct? It increases with the increasing wind velocity. Obviously, it is maximum at poles, absent at equator. बिल्कुल, कभी आपने देखा होगा इक्वेटर पर कभी भी साइक्लोन इमर्ज नहीं। तो टू द लेफ्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी 11th क्लास के चैप्टर 10 से आया हुआ, यहाँ पर साइक्लोन्स के बारे में समझाया है। द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन विंड वेलोसिटी इज हाई, कोरल फोर्स के बारे में ये बातें कर रहा है। कोरल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ये मैक्सिमम होता है पोल्स पर और एब्सेंट होता है इक्वेटर। तो द करेक्ट आंसर विल बी द बोथ वन एंड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट, धौनीपुर एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट एंड विजयवाड़ा एयरपोर्ट। तो यहाँ पर देखोगे पीआईबी की रिपोर्ट में कुछ फील्ड फील्ड जो प्रोजेक्ट थे उनका मेंशन किया गया है, कालबुर्गी, ओवरकला, सिंधुगढ़, ईटानगर, कुशीनगर।
तो यहाँ पर ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर बनाया गया धोनी पोलो एयरपोर्ट, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कुशीनगर भी मेंशन किया गया है, जबकि विजयवाड़ा में ना होकर ये कहाँ पर है, कुर्नूल में है, आंध्र प्रदेश। सो ऑप्शन 1 and 2 will be the correct answer. Come to the next question. With the reference to the Himalayan river joining the Ganga downstream of the Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? तो कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। यहाँ पर आप देख पाओगे गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। यहाँ पर भी क्लास 11 इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से और चैप्टर नंबर 3 से, जहाँ पर हम ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हैं, वहां पर आप देख पाओगे द इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यहाँ पर सीक्वेंस में दी हुई है। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। Come to the next question. Consider the following statement. Rainfall is one of the reason for weathering of the rocks. Rainwater contains carbon dioxide in the solution. इसको ध्यान से समझना पड़ेगा कि रेनफॉल एक रीजन है वेदरिंग के लिए। आप वेदरिंग वाले जब चैप्टर में जाओगे और वहां पे पढ़ोगे आप एक्सफॉलिएशन या फिर एक्सोजेनिक स्पोर्ट्स, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं वेरियस प्रोसेसेस को, चाहे वो वेदरिंग हो चाहे वो मास वेस्ट हो। हालांकि मास वेस्टिंग में वेदरिंग हो या फिर एरोजन, मास वेस्टिंग इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन। तो रेनफॉल एक रीजन है, ऑब्वियसली स्टेटमेंट इज करेक्ट। रेन वाटर कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख पाओगे मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द लाइमस्टोन आर soluble in water containing carbonic acid formed with the addition of carbon dioxide in the water। ये रेन वाटर की बात कर रहा है। ये हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस के केमिकल वेदरिंग से लिया गया पॉइंट है, केमिकल वेदरिंग। तो ये उस सॉलिड किसी रेन वाटर के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है, ये कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहा है? जो केमिकल वेदरिंग की जो प्रोसेस है सॉल्यूशन, उसमें रेन वाटर कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ये कैरिड आउट करता है वाटर को, ठीक है ना, उस सॉल्यूशन को, जिसकी वजह से वो क्या करती है, डिके करती है रॉक्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन भी है। वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रसिया, हाउ मेनी अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछ चुका है कि कौन नॉर्थ सी से बॉर्डर लगाता है, कौन मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर लगाता है, कौन अफगानिस्तान से बॉर्डर लगाता है, कौन यूक्रेन से बॉर्डर लगाता है, कौन ब्लैक सी से बॉर्डर लगाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस ओवर द ईयर पूछे जा चुके हैं। सीएपीएफ ने 2019 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि एड्रियाटिक सी से बॉर्डर लगाता है अल्बानिया, ब्लैक सी से क्रोएशिया, कैस्पियन सी से कजाकिस्तान, मेडिटेरेनियन सी से मोरक्को और रेड सी से सीरिया। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द अबव हैव बॉर्डर विद अफगानिस्तान। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर पूछा है, यहाँ पर यूक्रेन से बॉर्डर पूछे। तो जिस जिस टाइम पे जो जो इवेंट्स हुए हैं उस वजह से उन कंट्रीज को वहां पर पूछा गया है। जैसे कि स्वीडन और फिनलैंड अभी न्यूज में रहे थे बिकॉज ऑफ नेटो, नेटो की मेंबरशिप ली है इन्होंने। तो आई थिंक दैट्स वाई नॉर्थ सी, और आपको पता होगा कि रसिया का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस चल रहा है, इन्वेजन चल रहा है। तो इस वजह से मे बी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट हैव बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन इज आपको देखने को मिलता है नॉर्वे, जर्मनी नहीं है, फिनलैंड नहीं है एंड रसिया नहीं है। ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द वाटरफॉल्स, उनके रीजन और किस रिवर से वो ऑरिजिनेट होते हैं। तो धुआंधार वाटरफॉल मालवा नर्मदा रिवर से, कुंडरू वाटरफॉल छोटा नागपुर सुवर्ण रेखा से, गढ़सोप्पा इसको जो महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोलते थे एक टाइम पर, तो वेस्टर्न घाट्स और नेत्रावती। दोस्तों एक्चुअली में ये नेत्रावती ना होके ये कौन सा है, सारावती। ये आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलता है क्लास 11 थर्ड चैप्टर से ड्रेनेज सिस्टम में। जब माइनर रिवर्स की बात करते हैं तो वहां पर दिया गया है कि करसोपा फॉल भी सारावती रिवर्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों सही है। हालांकि इनके इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस के लिए यू कैन फॉलो लिसेंट्स और कुछ इस टाइप की बुक को आप फॉलो कर सकते हो। ये आईपीएस आशीष की बुक है,
इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स को बहुत ज्यादा मदद करेगी दोस्तों। सारे स्टैटिक चीजें मैप्स के थ्रू इसमें अवेलेबल। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रीवियसली भी यूपीएससी पूछ चुका है, जैसे कि भाई कपिला धारा फॉल्स, जोग फॉल्स, शिव समुद्रम फॉल्स, सीएपीएफ का क्वेश्चन है तो जोग फॉल्स कहीं पर है, सारा वकील पर है। सो दिस वाज द इनकरेक्ट और ओनली टू विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कम टू दिस क्वेश्चन, यहाँ भी स्टैटिक टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि सेंट्रल एशिया में वॉल्स माउंटेन है वो कोल्ड माउंटेन है, यूरोप में एल्प्स है वो ब्लॉक माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियन है वो कोल्ड माउंटेन है। हालांकि जो ये रीजन और नेम ऑफ माउंटेन है ये इन्होंने करेक्ट करके दिए हैं। ऑब्वियसली साउथ अमेरिका में एंडीज मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियन मिलेगा, यूरोप में एल्प्स मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कर दी है इन्होंने कि फोल्ड माउंटेन है या फिर ये ब्लॉक माउंटेन है या फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। तो एंडीज, अपलेशियन और एंडीज और अपलेशियन बोथ आर दी फोल्ड माउंटेन। जो वॉल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज अ ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक। एंड साथ साथ जो एल्प्स है जो यूरोप और रशिया को बांटता है, यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा आपको, फोल्ड माउंटेन। तो ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। ये क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। कुछ माउंटेन्स के बारे में समझाएगा, कोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में कि हिमालय, एल्प्स, अरावली, दीज आर दी फोल्ड माउंटेन्स। इसी तरीके से अपलेशियन हो गया, यूराल हो गया, दीज आर दी ऑल्सो फोल्ड माउंटेन। बट अगर ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें तो राइन वैली एंड दी वॉल्स माउंटेन इन यूरोप आर दी एग्जांपल ऑफ सच माउंटेन्स। क्लियर? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, which one of the following is correct description of 100 million farmers? तो 100 मिलियन फार्मर्स, ये WEP वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसमें चर्चा में था, इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी। तो वहां पर करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेगा कि 100 मिलियन फार्मर्स हैज बोल्ड ऑब्जेक्टिव फॉर एक्सीलरेटिंग ट्रांजिशन टुवर्ड द फूड और वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव और दैट इंक्रीज फार्मर रेजिडेंस। यहाँ पर सीधा सीधा ये आपको स्टेटमेंट देखने को मिलता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, कंसीडर द फॉलोइंग कैस्यू, पपाया, रेड सैंडल्स, ये अबव ट्री आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। तो दोस्तों कैस्यू आप देखते ही बता दोगे कि ये कौन लाए थे, ब्रिटिशर्स, पोर्टुगीज, ये लेके आए इंडिया। तो कैस्यू तो वैसे ही नहीं हो सकती। रेड सैंडल्स, हाँ, आपने अगर पुष्पा मूवी में भी देखा होगा तो रेड सैंडल्स के ऊपर उसमें लड़ाई होती है। यानी कि रेड सैंडल्स जनरली आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, ये नेटिव है इंडिया। papaya is not native to the India. This was also came from the African countries. ठीक है, African and South American, sorry, South American countries. So only one is the correct answer to this question, which is the native to India. कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा है, साड़ा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर आर। कहीं ना कहीं आपको अगर सिसाड़ा के बारे में नहीं पता हो, पॉन्ड स्केटर के बारे में नहीं पता हो, फ्रॉग हॉपर के बारे में तो पता हो भाई। घास में, पेड़ों पे जनरली जब हम रेन, जब प्रेसिपिटेशन होती है, जिस टाइम पर सीजन मानसून वाला सीजन होता है, उस टाइम पे फ्रॉग हॉपर्स आपको देखने को मिलते हैं। दीज आर क्या है, वो बर्ड्स है क्या, फिश है क्या, रेप्टाइल्स है? दीज आर ऑल इंसेक्ट्स। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Come to the next question. Consider the following statement. Statement one: there is instability and worsening security situation in Sahel region. There have been military takeovers in several countries of the Sahel region in the recent past. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साहेल रीजन है क्या भाई। जो आपको अफ्रीका का डेजर्ट वाला पार्ट और अफ्रीका के जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, उनके आसपास का जो इलाका है, दिस इज नोन एज दी साहेल रीजन। साहेल रीजन की कुछ कंट्रीज है, मॉरिसियाना, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, सूडान। अब दोस्तों पिछले कुछ सालों में यहाँ पर मिलिट्री को तेजी से हुए, ठीक है ना। सूडान में तो अभी अभी आपने देखा होगा पैरा मिलिट्री और उनकी मिलिट्री आपस में लड़ रही थी, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन भी यूपीएससी ने दिया हुआ है, आगे चर्चा करेंगे उसकी। ये क्वेश्चन सिविल सर्विस ने 2023 में दिया था, रिसेंट प्रीवियस ईयर में दिया। इससे आप कुछ फायदा उठा सकते थे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा
कि इन द रिसेंट ईयर चैड में, गिनिया में, माली में, सूडान में कुछ इंटरनेशनल अटेंशन मिली है। वो किस वजह से मिली है? सक्सेसफुल टू इसका आंसर, यानी कि मिलिट्री coup की वजह से। अब आप अगर ध्यान दोगे कि चैड, गिनिया, माली, सूडान, ऑल दीज आर कंट्रीज फ्रॉम साहेल रीजन। तो ये इसी की बात कर रहा है कि देयर इज इंस्टेबिलिटी, वर्सेनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहेल रीजन। करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट। देयर आर हैव बीन मिलिट्री क्यूज हुए हैं इन कंट्रीज में रिसेंट पास्ट में, ऑल्दो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट के। Come to the next question. The reference to the Speaker of Lok Sabha consider the following statement. जब कोई भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के रिमूवल के लिए, अंडर कंसिडरेशन होता है उस टाइम पे स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या क्या नहीं कर सकता, व्हाट आर द फंक्शंस दैट आर सीज टू बी फॉर लोकसभा स्पीकर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए कि ही शैल नॉट प्रिसाइड, बाय प्रिसाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल करेक्ट है। जब तो लोकसभा के रिमूवल का रेजोल्यूशन चलता है स्पीकर के ऊपर तो वो प्रिसाइड नहीं करता उस टाइम। सेल नॉट हैव राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीक होता है बोल सकता है, वहां पे पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। सेल नॉट बी एंटाइटल टू वोट ऑन रेजोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, बिल्कुल राइट। फर्स्ट इंस्टेंस में, सॉरी, ये भी आपको गलत ही होगा, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट कर सकता है लेकिन कास्ट वोट नहीं कर सकता, कास्ट वोट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट इंस्टेंस में तो कर सकता है, तो ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट। और यहाँ पर आप लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट वाले चैप्टर में भी आप देख पाओगे, यहाँ पर सीधा सीधा सोर्स आपको देखने को मिलता है। जब रेजोल्यूशन पास होता है, रिमूवल फॉर द स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन, ही कैन नॉट प्रिसाइड एट सिटिंग ऑफ द हाउस, ही कैन स्पीक, ही कैन टेक पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस, और वोट भी कर सकता है इन द फर्स्ट इंस्टेंस, लेकिन कब नहीं कर सकता? इन द इक्वालिटी ऑफ वोट, यानी कि कास्ट वोट नहीं कर सकता। यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, ओनली फर्स्ट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। With reference of the Indian Parliament, consider the following statement. बिल पेंडिंग है लोकसभा में, लैप्स कर जाएगा ऑन इट्स रिजोल्यूशन। एक बिल पास किया गया है लोकसभा के द्वारा लेकिन पेंडिंग है राज्यसभा में, लैप्स कर जाएगा जैसे रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा होगा। एक बिल है रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड, उनका इंटेंशन है कि जॉइंट सिटिंग करानी है इसके लिए, तो वो लैप्स कर जाएगा रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। एक्चुअली जब जॉइंट सिटिंग की बात आती है तो उस टाइम पर बिल लैप्स नहीं करता। ये बिल पास बाय टू हाउसेस, लेकिन डिसएग्रीमेंट के चलते प्रेसिडेंट ने नोटिफाई किया है कि जॉइंट सिटिंग होनी है, तो एट दैट टाइम इट विल नॉट लैप्स। तो स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग, द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With the reference of Parliament of India, consider the following statement. Prorogation of House by the President of India does not require the advice of Council of Ministers. में रिक्वायर होता है जब प्रोरोगेशन होता है हाउस। तो यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइंड। जब एडजर्न साइंड हो जाता है उसके बाद प्रोरोगेशन किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन देर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि प्रोरोगेट वो कर सकता है हाउस को विच इज इन द सेशन, सेशन के टाइम पर भी वो उसको प्रोरोग कर सकता है। एक्चुअली में इनको आपको समझना पड़ेगा कि एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट साइंडी क्या होता है। जब पार्लियामेंट के किसी सेशन को फॉर द वीक्स, फॉर द डेज, फॉर द लिमिटेड टाइम के लिए जब उसको एडजर्न किया जाता है, उसको स्टॉप किया जाता है, दैट इज एडजर्न। लेकिन जब डिक्लेयर किया जाता है कि पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट हो गया भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टॉप कर रहे हैं, यानी कि एडजर्नमेंट साइंड। ठीक। अब पूरे के पूरे सेशन कंप्लीट करने के बाद जब एडजर्नमेंट साइंड हो जाता है उसके कुछ दिनों के बाद प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन इश्यू करता है इसके लिए, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेशन कंप्लीट होने के बाद ही करे। However, the president can also prorogue the house while in session. This line was very important or came in civil service 2024 की president of India prorogue the house which is in the second statement is correct. Dissolution of Lok Sabha is done by the President of India. डिजोल्यूशन लोकसभा का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। कुछ सर्कमस्टांसेस को अगर हम छोड़ दें तो वो सारी सर्कमस्टांसेस में एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मानता है। सो दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन 2 and 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। बिल्कुल सही। यूरोपियन यूनियन इंटेंड टू अचीव दी कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050, 2050 तक उन्होंने क्या किया, इंटेंड किया है टू अचीव दी कार्बन न्यूट्रलिटी। या द हिंदू में भी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, सब करंट में भी बहुत आपने देखने को मिली, ईयू की रिपोर्ट। ठीक है, तो द स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट इज। कम टू दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पूछा ही जाना था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है ना, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, प्रोविजन विल कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। यस, 18th लोकसभा अब आ गई है, तो इसमें इफेक्ट में आएगा ये बिल। ठीक है ना, दिस विल बी इन द, सॉरी, 18th लोकसभा यानी कि जो अभी वोटिंग हुई है, इलेक्शन हुई लोकसभा, तो उसमें इफेक्ट में आएगा। आई थिंक नहीं आया, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। दिस विल बी इन द फोर्स फॉर 15 ईयर्स। ऑब्वियसली 15 ईयर्स के लिए एक्ट बन चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 123 have been published and shall cease to have effect on the expiration of period of 15 years. There are provisions for the reservation for seats of for scheduled caste women within quota reserved for the scheduled caste. हालांकि यहाँ पर दोस्तों शेड्यूल कास्ट के लिए भी है और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी, लेकिन यहाँ पर आप शेड्यूल कास्ट ही दिया है, तो मुझे नहीं लगता ये गलत होना चाहिए कि देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट women विद इन कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। अगर यहाँ पे ऐसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विद इन कोटा ऑफ द शेड्यूल कास्ट, देन मे बी इट शुड बी करेक्ट, बट आई थिंक बोथ और द स्टेटमेंट आर करेक्ट, 2 and 3। Come to the next question, which of the following statement about मित्र शक्ति are correct? तो मित्र शक्ति भैया बांग्लादेश के साथ नहीं होती, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका के साथ। जनरली एक्सरसाइजेस को बार बार पूछा गया सीएपीएफ और सीडीएस में, तो जो कैंडिडेट डिफेंस की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए तो बहुत आसान होगा ये। यहाँ से आप एक को हटाओगे तो यानी कि 2, 3, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। द रिट ऑफ द प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। इसके लिए ऑर्डर इश्यू किया जाता है, तो कुछ रिट्स हैं जैसे कि हाइबिस कॉर्पस हो गई टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडेमस हो गई टू फॉरबिड, मना करना किसी चीज को, या फिर टू ऑर्डर। उसके बाद प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन किसी चीज को रोक देना, यानी कि लोअर कोर्ट की प्रोहिबिट कर देते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन एनी केस। उसके बाद आता है आपका सर्च्योररी, उसमें क्या होता है, अजर्व भी कर लेते हैं पावर को, रोकते नहीं सिर्फ बल्कि अजर्व कर लेते हैं, यानी कि किसी भी केस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से ले सकता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज गवर्नर ऑफ स्टेट जो रिकॉग्नाइज करता है किसी भी कम्युनिटी को कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब है किसी स्टेट में। सर यहाँ पर गवर्नर की जगह क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है ना, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड डिक्लेयर एन एरिया ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। हालांकि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का भी पूछा है, शेड्यूल ट्राइब को भी कौन रिकॉग्नाइज करता है, प्रेसिडेंट। एक कम्युनिटी जो डिक्लेयर की गई है शेड्यूल ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट, ऐसा नहीं है कि वो दूसरी स्टेट में भी कम्युनिटी को एसटी में डाला जाएगा, तो भाई ये ऑप्शन गलत है। अगर कोई भील या फिर कोल संथाल कोई भी है, अगर वो झारखंड में एसटी में है तो जरूरी ही होगा कि वो उड़ीसा में भी एसटी में ही होगी। ठीक है, राजस्थान में भी एसटी में होगी, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। Come to the next question, 65, with the reference of the union budget, consider the following statement. The union finance minister on the behalf of prime minister lays the annual financial statement before both of the house of parliament. Actually, president shall respect every financial year cost be laid before the both house of the parliament on the behalf of president. Then union prime minister उनको क्या करता है, स्टेटमेंट को आगे रखता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी कि बजट। यूनियन लेवल पर नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ना हो प्रेसिडेंट का, तब तक के लिए कोई भी ग्रांट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट। Come to the next question, who of the following is author of books The India Way, Why Bharat Matters?
तो इसका सुब्रमण्यम जयशंकर। ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में थी भाई, भाई भारत मैटर्स और द इंडिया वे इनकी प्रीवियस। संघभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क who traveled to China at the end of the 4th century AD। जितने मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस कराए हैं, उनका ज्यादातर का सोर्स क्या है, लक्ष्मीकांत ही देखने को मिला। ठीक, मोस्टली संघभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क who traveled to the China at the end of the 4th century was the author of commentary on। दोस्तों ये बुक आपको अर्ली मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है, जिसमें उपिंदर सिंह की बुक से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिले। उपिंदर सिंह की बुक से सीडीएस और सीएपीएफ में भी काफी भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे इंक्लूडेड संघभूति ऑथर थी, सर्वस्तिवाद विनय की चाइना हु वाज इन चाइना इन 4th एडी। 4th एडी बोल सकते हैं इसको, 381 टू 84 सीई। ठीक है ना, तो कौन सी बुक थी, सर्वस्तिवाद विनय। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज एट्रीब्यूट टू द प्लेराइट भाषा। भाषा का कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेराइट है, कौन सा वर्क है, तो इनमें से मध्यम वियोगा तथा घटोत्कचा, दूता वाक्य, बाल चरिता, चारुदत्त, these all are important work and playwrights of भाषा। तो इनमें से यहाँ पर कौन सी दी गई है, मध्यम वियोगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Come to the next question. Who was the provisional president of the Constitutional Assembly before the Dr. Rajendra Prasad took over? कौन थे भैया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या बनाया गया था, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था उस टाइम। आपको लक्ष्मीकांत में देखने को मिलता है। यहाँ देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच टर्म्स इक्विवेलेंट रैंक टू द इंडियन डिफेंस न्यूज। इंडियन डिफेंस, डिफेंस से रिलेटेड कम से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन तो इजीली देखने को मिलेंगे। सिविल सर्विसेज, यहाँ पे ब्रिगेडियर, एयर कोमोडोर, कमांडर, कमांडर ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोमोडोर होना चाहिए। ये फर्स्ट गलत था। मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, वाइस एडमिरल। तीसरा मेजर स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांड, दिस वाज करेक्ट। ऑप्शन 3, यहाँ पर मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल और रियर एडमिरल होना चाहिए था, जबकि वाइस एडमिरल। ऑप्शन 2 भी यहाँ पर क्या था, इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ओनली 3 वाज करेक्ट। लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन, अगर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन 4 वाज आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Come to the next question. In which of the following statement are correct in respect of the money bill in the parliament? Article 109 मेंशन करता है स्पेशल प्रोसीजर को मनी बिल के। जनरली बच्चों ने जल्दी जल्दी में 1110 सोचा होगा मनी बिल को, तो प्रोसीड करता है 1110। बट आर्टिकल 109 मेंशन द स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल। दिस इज ऑल्सो मेंशनड इन द लक्ष्मी बिल, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू द मनी बिल। 1110 बताता है डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। Option 1 is correct. A money bill cannot be introduced या shall not be introduced in council of state। राज्यसभा में नहीं होना चाहिए, करेक्ट। राज्यसभा कैन ईदर उसको अप्रूव कर सकती है या फिर उस बिल में सजेस्ट ला सकती है, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। यहाँ पर राज्यसभा को कुछ रेस्ट्रिक्टेड पावर दी गई है रिगार्ड टू मनी बिल। इट कैन रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल, इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन। भाई ये ना तो अप्रूव करे, ना तो उसको रिजेक्ट करेगी मनी बिल को, ये सिर्फ क्या कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है। यहाँ पर क्या कहा गया, राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव कर सकती है, सजेस्ट कर सकती है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकती। थ्री इज ऑल्सो करेक्ट। अमेंडमेंट टू ए मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा, इज इनकरेक्ट। ये जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेगी, उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, इधर उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि एज आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट उसको अमेंड करती है किसी भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन से वे में उसमें ऐड कर सकती है, वेरिएशन ला सकती है, उसमें रिपील ही कर सकती है उसको बिल्कुल से। तो ऑप्शन
ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो 1 2 3 आर करेक्ट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, भाई इनको बार बार पूछा यूपीएससी ने, इनको याद कर लीजिए, सीएपीएफ में पूछ चुका है, सीडीएस में भी पूछ चुका है। तो शांति निकेतन, रानी की वाव, सेक्रेड एम्बलम ऑफ वैशाला, महाबोधि टेम्पल, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। इनमें से कौन सी कंट्रीज है फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट्स। आप अगर एक जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस के लिए, जैसे आगे भी कुछ एक आध क्वेश्चन मिलेगा, मैं उसको भी बताऊंगा, तो उनके लिए आई फॉलो ऑलवेज प्रशांत दमन सर। अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स के लिए प्रशांत दमन सर को फॉलो करोगे तो वहां पर बहुत सारी आपको वो न्यूज सामने रख देंगे। तो वहां पर बातों बातों में वो इन सारी चीजों को बता जाते हैं कि किसका लो बर्थ रेट है, फर्टिलिटी रेट कितना कम है। 2.1 के बारे में भी उन्होंने बताया कि एक वुमेन का फर्टिलिटी रेट या फिर जो बर्थ रेट है वो 2.1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे अगर आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो विद द वर्ल्ड अफेयर्स। तो 1 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। जापान और जापान में साउथ कोरिया को बार बार जिक्र करते रहते हैं कि वहां पर नेगेटिव में ग्रोथ रेट है। इटली, कुछ यूरोपियन कंट्रीज का भी आपको नेगेटिव बर्थ रेट देखने को मिलेगा। नाइजीरिया हम बिल्कुल नहीं कह सकते, साउथ अफ्रीका का हम कह ही नहीं सकते, दोनों अफ्रीकन कंट्रीज को, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ है ना कि नेगेटिव। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द उपिंदर सिंह। वहां से आया हुआ है चंद्र केतुगढ़, यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ पाओगे, चंद्र केतुगढ़ लोकेटेड इन द गंगा डेल्टा, एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ ए क्लस्टर विलेज इन द 24 परगनाज ऑफ द वेस्ट बंगाल, कोलकाता, यानी कि वेस्ट बंगाल क्या है, ट्रेडिंग पोर्ट। इसके अलावा इनाम गांव महाराष्ट्र में चैलकुलिक साइट थी, एट द चैलकुलिक साइट इनाम गांव इन महाराष्ट्र। तो एक यहाँ पे इनकरेक्ट है, टू यहाँ पर करेक्ट हो गए। मंगादू केरला में मेगालिथिक साइट है, मंगादू इज इन important site in Kerala. Option 3 was correct. So 2 and 3 will be the correct answer to this question. Come to the next question. Which one of the following ruler of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal? यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव सरकार। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको कुछ स्टैटिक बुक्स में, वनडे एग्जाम की बुक्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। With reference to the revenue collection by the current police, consider the following statement. भाई रैयतवाड़ी सिस्टम के अंडर जब रेवेन्यू कलेक्शन होता था तो पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट एंड नेचुरल कैलेमिटी। अंग्रेजों को कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं थी, कोई भी उनको सहानुभूति ही नहीं थी, इस चीज को लेकर सिंपति नहीं थी कि बैड हार्वेस्ट है, नेचुरल कैलेमिटीज है। उनको सीधा सीधा अपना कर वसूलना था भाई, टैक्स लेना था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था। तो वो एग्जेम्प्ट क्यों करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये थीम 1, थीम 3 है क्लास 12 की हिस्ट्री। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जब रेन फेल या हार्वेस्ट वर पुअर, पीजेंट्स इसको इम्पॉसिबल पाते थे कि रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर पाएंगे या रेवेन्यू नहीं पे कर पाएंगे। उस टाइम पे कलेक्टर इन चार्ज रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, फिर भी डेमोन्स्ट्रेट कराने के लिए कि भाई वो कितने एफिशिएंस हैं, ताकि वो अपने सुपीरियर्स को प्लीज कर सके। इसीलिए वो क्या करते थे, एक्सट्रैक्टिंग पेमेंट करते थे विद द अटमोस्ट सीवियरिटी। ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, एग्जेम्प्ट नहीं करते। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ द जमींदार फेल टू पे रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट, तो उसको रिमूव कर दिया जाता था उसकी जमींदारी से। ये भी यहाँ पर एक केस देखने को मिलता है, वन केस व्हेन द राजा फेल्ड टू पे रेवेन्यू, कंपनी ऑफिशियल वाज स्पीडीली डिस्पैच्ड टू हिज जमींदारी विद द एक्सप्लिसिट इंस्ट्रूमेंट। सो ऑप्शन बी, स्टेटमेंट बी विल बी द करेक्ट आंसर, एंड sorry, statement 2 is the correct answer, and option B. Come to the next question. Consider the following statement. There are no parables in Upanishad. कोई भी जो हमारी मॉरल स्टोरीज होती है, नीति कथा होती है, उनको पैराबल्स बोला जाता है, तो वो आपको उपनिषद में देखने को नहीं मिलती। नो पैराबल्स मतलब कोई मिलती ही नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। कुछ नीति कथाएं हैं जो उपनिषद में देखने को मिलती हैं, हाउ एवर उपनिषदास आर फिलोसफिकल। उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास, पुराणास से अर्लियर इनको कंपोज किया गया था। इट इज राइट, बिकॉज पुराणास को
लेटर 6th 7th सेंचुरी तक भी कंपोज किया गया है। गुप्ताज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इनको 4th सेंचुरीज में क्या किया गया था, मोस्टली पुराणास को कंपोज किया गया था, जबकि उपनिषदास वर कंपोज इन 1000 to 500 BCE, जब आपके वेदास लिखे गए। ठीक है, सो ओनली सेकंड विल बी द करेक्ट। Come to the next question. How many delimitation commission are constituted by the government of India till December 2023? लोकसभा इलेक्शन हुए तो delimitation को पूछ लिया। 4 बार delimitation किया गया, 1952, 62, 72 एंड 2000 टू फॉर दिस पर्पस। तो 4 टाइम्स तक अब तक क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है delimitation कमीशन। पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा कौन कौन सी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली एंड मैथिली। तो यहाँ पर मैथिली लैंग्वेज को शामिल नहीं किया गया, 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, जबकि यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71st में किया गया। तो 4 को यहाँ पर हटा देंगे, ऑप्शन 1 2 3 मिल जाए करेक्ट। ये आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी से देखने को मिलता है। भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इट वाज करेक्ट। सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य नरेंद्र देवव्रत, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इट वाज इनकरेक्ट। स्वतंत्रता पार्टी, इट वाज फ्रॉम सी राजगोपालाचारी, बट दे तो आचार्य नरेंद्र देवव्रत, इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, मिसमैच कर दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे सी राजगोपालाचारी को स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर। ठीक है, उसके अलावा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, दिस इज जगजीवन राम, दिस पार्टी नेम्ड एज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। So this is correct and Bharatiya Janasangh is correct. Only 2 statements are 2 pages. Which one of the following statement are correct about the Constitution of India? Powers of municipalities are given in the part 9A of the Constitution. बिल्कुल correct है भाई। Emergency provision दिए हैं 18th में, ये भी correct है। Provision related to the amendment of the Constitution in the part 20 of the Constitution, it is also correct. So 1 2 3 will be the correct option for this answer. The next question. भारत के उच्चतम न्यायालय में निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? Which one of the following article which mentioned about the right to privacy? तो right to privacy किसमें मेंशन किया गया है? आर्टिकल 21, right to privacy. Come to the next question. What are the duties of चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ? भाई परमानेंट चेयरमैन मतलब चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का एक्सरसाइज करते हैं मिलिट्री कमांडो ओवर द 3 सर्विसेज। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं इन द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज। ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन किस कंट्रीज का है? 2 कंट्रीज का। स्टैटिक क्वेश्चन था, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट वाज द करेक्ट आंसर। Come to the next question. Operation undertaken by the army toward the upliftment of local population in remote areas, यानी कि लद्दाख जैसे एरियाज में, रिमोट एरियाज में इंडियन आर्मी ने एड्रेस किया था उनकी बेसिक नीड्स को, कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन सद्भावना। एंड दिस ऑपरेशन हैज बीन आस्क्ड इन सीडीएस 2023। थोड़ा अच्छे वे में पूछा था कि ऑपरेशन सद्भावना के अंडर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एथिक्स कमेटी के बारे में पूछा गया है कि लोकसभा एथिक्स कमेटी के बारे में कौन सी चीजें सही है? इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी, ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक एन कंप्लेंट रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। भाई ये ऑप्शन गलत है, पहले सिर्फ लोकसभा कर सकता था, अब राज्यसभा के लिए भी यहाँ पर एथिक्स कमेटी है। एथिक्स कमेटी राज्यसभा, द फर्स्ट सच कमेटी बाय कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा 4 मार्च 1990। ये दोनों के लिए पॉसिबल। कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिशियल प्रिविलेज लोकसभा। ओके, कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, यानी कि ये भी सही है भाई, ऐसा कोई भी मैटर नहीं लेगी जो जुडिशियरी से रिलेटेड। ऑप्शन 1 and 3 will be correct. Come to the next question. Membrane bioreactor, biofuels, bioreactors, biogas, these are all about the wastewater treatment technology. So option D will be the correct answer. Recently, the term pump storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of this one of the following.
तो ऑप्शन होगा रे लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए। ये किसको स्टोरेज कर रहा है? हाइड्रो पावर, दैट इज एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन से जो भी एग्जॉस्ट करता है पाइप एमिशन, तो वो क्या करता है? वाटर वेपर। राफेल, मिग 29, तेजस कौन से फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट? नन इज फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। रिसेंटली कान एक एयरक्राफ्ट आया फ्रॉम टर्की, जो क्या है? फिफ्थ जनरेशन। दिस कैन आस्क इन सीएपी। टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। टोटल फर्टिलिटी रेट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ women would have by end of the child bearing age, तो वो होता है बाई फर्टिलिटी रेट। ठीक है ना? अब यहाँ इसको मत कर नंबर ऑफ द चिल्ड्रन born for 1000 people in the population at this is birth rate. Consider the following statement: the giant star live much longer than the dwarf star. ठीक है। Compared to the dwarf star, giant star have the greater rate of nuclear reaction. न्यूक्लियर रिएक्शन की रेट ज्यादा होती है इन द जाइंट स्टार। ये करेक्ट है। अब जब न्यूक्लियर रिएक्टर की रेट ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं एनर्जी एमिशन होगा, जिसकी वजह से जाइंट स्टार कम जी पाते हैं रेदर देन दी ड्वार्फ स्टार। जबकि ये बोल रहा है जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार। सो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, सेकंड इज। Come to the next question, which one of the following was the latest inclusion of the intangible cultural heritage list of UNESCO? So it was गरबा डांस। एसएससी जैसे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। कुंभ मेला बहुत पहले इंक्लूडेड कर दिया गया, दुर्गा पूजा और छऊ डांस। Who of the following rulers of the medieval India gave permission to the Portuguese? ये अभी अभी पढ़ चुके थे हम, कृष्णदेव राय। ये भी we have discussed this also we have discussed. So this was the analysis. I hope you understand कि कौन कौन से सोर्सेस थे और कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा चुके हैं। ठीक है। एंड आई थिंक इसी लाइन पर सीएपीएफ का भी पेपर रहने वाला है। ठीक। सीडीएस का पेपर हालांकि बहुत ज्यादा टफ दे दिया था, तो आई होप you will get a great insight about the UPSC civil service exam. Thank you for all of you for watching the video. Jai.